प्यारे बच्चों, आज हम छठी जमात की तारीख की किताब से छठे सबक जनपद और महाजनपद इस सबक का मुतालिया करेंगे। आइए बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि जनपद किसे कहते हैं। तकरीबन 1000 कब्ल मसीह से 600 कब्ल मसीह का जमाना माँ बाद वैदिक जमाना तस्लीम किया जाता है। बच्चों, कब्ल मसीह यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले का जमाना और ईसवी सन ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से शुरू हुआ। तो बच्चों, ये ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 1000 साल पहले की बात है, यानी 1000 कब्ल मसीह से 600 कब्ल मसीह का जमाना माँ बाद वैदिक जमाना तस्लीम किया जाता है। उस जमाने में जनपदें वजूद में आई। ये जनपदें छोटी छोटी रियासतें थी। बर्र सगीर हिंद के शुमाल मगरिब में वाक़े मौजूदा अफगानिस्तान से मशरिक में बिहार, बंगाल और उड़ीसा तक के इलाकों और जुनूब में महाराष्ट्र तक ये जनपदें फैली हुई थी। मौजूदा महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा उस वक्त के अशमक नामी जनपद से घिरा हुआ था। संस्कृत, पाली और अर्ध मागधी अदब में इन जनपदों के नाम पाए जाते हैं। यूनानी तारीख नवेसों की तहरीरों में भी उनसे मुताल्लिक मालूमात मिलती है। उनमें से बाज़ जनपदों में बादशाहत थी, बाज़ में खालिस जमहूरियत थी। जनपद के मुअम्मर अफराद की गण परिषद हुआ करती थी। गण परिषद के अराकीन इज्तिमाई तौर पर बहस करके उमूर हुकूमत से मुताल्लिक फैसले किया करते थे। इस तरह के बहस व मुबाहिसे जहां होते, उस जलसा गाह को संथागार कहा जाता था। गौतम बुद्ध का ताल्लुक शाक्य जमहूरी रियासत से था। हर जनपद के सिक्के अलग हुआ करते थे। आइए बच्चों, अब हम महाजनपद देखते हैं कि महाजनपद किसे कहते हैं। बाज़ जनपदें यानी बाज़ छोटी छोटी रियासतें आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा ताकतवर हो गईं। उनकी जोग्राफियाई हदें वसी हो गईं। ऐसी जनपदों को महाजनपद कहा जाने लगा। अदब के तस्किरों की मदद से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि 6ठी सदी काफमीम तक यानी 6ठी सदी कब्ल मसीह तक महाजनपदों में 16 महाजनपदों को खास अहमियत हासिल हो गई थी। उनमें भी 4 महाजनपदें कौसल, वत्स, अवंती और मगध ज्यादा ताकतवर होती चली गईं। आइए बच्चों, अब हम मगध रियासत का उरूज देखते हैं। बिंबसार के बेटे अजातशत्रु ने भी रियासत मगध की तौसी का बेड़ा उठाया। उसने मशरिक की कई जमहूरी रियासतों को फतेह किया। अजातशत्रु के अहद में यानी अजातशत्रु के दौर में जमाने में मगध को बहुत उरूज हासिल हुआ। उसने बुद्ध मजहब कबूल किया था। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण यानी इंतकाल के बाद अजातशत्रु के दौर में राजगृह के मुकाम पर बुद्ध मजहब की पहली संगति यानी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। अजातशत्रु के अहद में मगध की नई राजधानी पाटलिग्राम की बुनियाद डाली गई। आगे चलकर वो पाटलिपुत्र के नाम से मशहूर हुई। बच्चों, आज के जमाने में पाटलिपुत्र को पटना कहा जाता है। अजातशत्रु के बाद मगध के जो राजा हो गुजरे हैं, उनमें शिशुनाग एक अहम राजा था। उसने अवंती, कौसल और वत्स की रियासतों को मगध में शामिल किया। शुमाली हिंद का तकरीबन सारा इलाका मगध के ज़ेरे इख्तिदार आ गया। इस तरह मगध रियासत ने तश्कील पाई। आइए बच्चों, अब हम रियासत मगध के नंद राजा देखते हैं। 364 काफमीम से 324 काफमीम के अरसे में मगध रियासत पर नंद राजाओं का इख्तिदार था। बच्चों, काफमीम यानी कब्ल मसीह। नंद राजाओं ने ऐसी बड़ी रियासत चलाने के लिए माकूल निज़ाम हुकूमत कायम किया था। उनके पास प्यादा, घुड़सवार, रथ सवार और हाथी सवार 4 किस्म की फौजें थीं। उन्होंने
औजान की पैमाइश का मेयारी तरीका राइज किया। धनानंद नंद खानदान का आखिरी राजा था। उसके अहद तक मगध रियासत की तौसी मगरिब में पंजाब तक हो चुकी थी। धनानंद के अहद में उलुल अज़्म नौजवान चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र फतेह करके नंद खानदान की हुकूमत का खात्मा कर दिया और मुमलिकत मौर्य की बुनियाद डाली। बच्चों, अगले सबक में हम मुमलिकत मौर्य के उरूज के जमाने में भारत के शुमाल मगरिब और मगरिबी हिस्से पर गैर मुल्की हमलों और मौर्य मुमलिकत की मुफस्सल मालूमात हासिल करेंगे। ये था बच्चों हमारी तारीख की किताब का छठा सबक, जनपद और महाजनपद। इंशाअल्लाह हम जल्द मिलते हैं एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।